कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बिहार और झारखंड हेतु धान के उन्नतशील प्रभेद पर जानकारी। पपीते के बागों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, धान की खेती हमारे प्रदेश बिहार झारखंड में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्थान की जलवायु और परिस्थिति के अनुसार धान की किस्मों का चयन करना होगा, तभी आप इस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो धान की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं ARI जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभय कुमार सिंह। किसी भी फसल के अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए सही प्रभेद का चयन अति आवश्यक है। आप जैसा जान रहे हैं कि अब खरीफ मौसम आने वाला है। बिहार में खरीफ मौसम में धान एक प्रमुख फसल है। धान 4 परिस्थितियों में बिहार में उगाई जाती है। पहली परिस्थिति है ऊंची जमीन, दूसरी परिस्थिति है मध्यम जमीन, तीसरी परिस्थिति है नीची जमीन और चौथी परिस्थिति है गहरी पानी वाली। हर एक परिस्थितियों के लिए धान की अलग अलग अनुशंसित प्रभेद है। किसान भाई, यदि आपको ऊंची जमीन में धान की बुआई करनी हो तो उसके लिए हाल के वर्षों में कुछ अच्छी प्रभेद आई है। 2-3 साल पहले की 2 प्रभेद आई है। पहला प्रभेद है शुष्क सम्राट, दूसरा प्रभेद है सहभागी धान। इन दोनों प्रभेदों ये बोनी किस्म का प्रभेद है। इनका जो परिपक्वता अवधि है करीब 150 से 60 दिन। इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह से एक प्रभेद और है साकेत 4। इसकी जो अवधि है पकने का वह 115 से 120 दिन है। इसका भी करीब 40 से 45 क्विंटल पैदावार मिल जाएगा। एक बहुत कम अवधि की है प्रभात, 90 से 100 दिन का। अब दूसरा जो परिस्थिति है धान की खेती करने के लिए वह है सिंचित मध्यम जमीन। सिंचित मध्यम जमीन में सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था होता है। यह धान की उपज प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है। इसके लिए बहुत सारी उन्नत किस्म के प्रभेद हैं बिहार के लिए अनुशंसित। एक गत वर्ष इस परिस्थिति के लिए प्रभेद बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिलीज किया गया है। उसका नाम है सवाश्री। इसकी उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसके अलावा पुरानी प्रभेद में इसमें सीता है, कनक है, DPT 5204 है, सांभा मस्तूरी। अब चलें दूसरी परिस्थिति, वह है नीची जमीन। नीची जमीन वर्षा आधारित होता है। इसमें पानी निकासी का, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। यही कारण है कि इसमें खेत में फसल के अधिकांश समय तक 25 सेंटीमीटर तक पानी लगा होता है। इसके लिए बिहार के जो अनुशंसित प्रभेद है वो है राजेंद्र मसूरी 1, नाटा मसूरी
स्वर्णा सबन, ऐसा उन्नत किस्म के प्रभेद हैं जिनकी बुआई आप नीची जमीन में कर सकते हैं। इसमें परिपक्वता अवधि सबका है 150 से 160 दिन और उपज करीब 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अब जो एक अंतिम जो चौथी जो प्रसिद्धि है वह है डीप वाटर, गहरी पानी वाली। इसमें सुधा, जानकी, वैदेही उन्नत किस्म के प्रभेद हैं। इनकी पकने की जो अवधि है वह 150 से 160 दिन है। उपज क्षमता करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह से सुगंधी धान की खेती, सुगंधी धान की खेती के लिए दो तरह के प्रभेद हैं। एक जो पुराने प्रभेद हैं सुगंधा टाइप 3, ये सब प्रकाश संवेदी फोटो सेंसिटिव प्रभेद हैं। ये लंबे किस्म के प्रभेद हैं। इनकी पकने की भी अवधि 145 से 150 दिन होता है। उपज क्षमता भी इसकी बहुत कम है, करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाल के वर्षों में बिहार के लिए कुछ अच्छी किस्म का इजाद किया गया है, जैसे राजेंद्र भागवती, राजेंद्र सुवासनी, राजेंद्र कस्तूरी। इनका पकने का अवधि 135 से 140 दिन है और इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब एक और जो धान की खेती का तरीका है वह है संकर धान। इसके लिए जो अनुशंसित किस्म है बिहार के लिए वह है सबसे अधिक पैदावार देने वाले PA 6444, दूसरा है PHB 71, KRH 2, एक बहुत कम किस्म का बहुत कम अवधि वाली आई है वह है पंत धान 1। तो इस तरह से इन प्रभेदों को लगा करके आप अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। फलों में पपीते के महत्व को तो आप जानते ही हैं। किसान भाइयों, अगर आपने भी पपीते का बाग लगा रखा है तो फलों की अच्छी गुणवत्ता और प्रति पौधे से अधिकतम उपज के लिए इनकी उचित देखरेख पर ध्यान देना होगा। देखरेख में अगर लापरवाही होती है तो पौधे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रभाव हो सकता है और उपज प्रभावित होती है। इसीलिए पपीते के पौधे की देखरेख किस तरह से करेंगे, जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ राजू भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं कि पपीते के उद्यान की देखभाल कैसे करें। ऐसे में पहले बात ये ध्यान में रखनी है हमें कि हमारे बगीचे में नमी बनाई रखें। अगर आपके उद्यान में बूंददार सिंचाई पद्धति से आप सिंचाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक ध्यान रखें कि 1-2 बार बीच में आप फ्लड इरिगेशन भी करें इस समय, क्योंकि बूंददार सिंचाई पद्धति से पानी जो है केवल जड़ क्षेत्र में मिलता है। अभी हमें वातावरण में नमी को बढ़ाना है और ऐसे में अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, थोड़े से ज़्यादा मात्रा में पौधों को पानी देते हैं तो उससे वातावरण में थोड़ा सा नमी आएगी और पौधे के लिए एक क्लाइमेटिक और माइक्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन अच्छी बनेगी। एक दूसरी बात और ध्यान रखिए कि इस समय जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो पौधे के तने के पास में जब मिट्टी गर्म हो जाती है तो वहाँ के उत्तक जो है, वहाँ के जो टिश्यू हैं वो जल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप पौधे के तने के पास वाली जो मिट्टी है उसको भी थोड़ा गीला करके रखें, या फिर आप एक काम ये करें कि पौधे के तने के पास में वाली जो मिट्टी है उसको थोड़ी घास डाल करके ढक दें ताकि वो छाया बनी रहेगी और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा। पपीते को पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें आप एक बार देखिए कि ये जो पपीता है इसकी जड़ें जो है केवल यहीं पे है। इस कारण से इसको खाद और जो DAP, यूरिया या जो कुछ भी मात्रा आपको देनी है वो इसके बिल्कुल पास वाले एरिया में यहाँ पे देनी है। और जड़ तंत्र छोटा होने के कारण से इसको बार बार खाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार 6 महीने में दे रहे हैं। इसमें तो यह है कि जैसे ही आपने एक बार तोड़ाई ली है, आप 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद और उसमें NPK का मिक्स मिलाएं और साथ में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखें। लगभग एक पौधे में जीवन काल में लगभग 100 ग्राम तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। शुरू में हम नाइट्रोजन की मात्रा कम दें और जैसे ही 6 महीने के बाद में फ्लोरिंग शुरू हो जाए, फ्रूट सेट हो जाए, उसके बाद में हम हर महीने 3-4 किलोग्राम गोबर की खाद और 100 ग्राम DAP एक पौधे के अंदर दें। इसके साथ साथ में कुछ बीमारियां इसके अंदर लगती है। पहली जो बीमारी है महत्वपूर्ण वो है किसान भाइयों, लगाते ही इसमें तना गलन की बीमारी लग जाती है। मतलब जमीन के बिल्कुल पास से तना सड़ जाता है और 2-4 दिन में पौधा है बिल्कुल गिर जाता है। और इस बीमारी से
में इस फसल में 100% तक नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखने की बात यह है कि पौधा एक तो थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाएं, पौधे के अंदर बिना सड़ी गली खाद नहीं दें, और साथ साथ में एक बात और ध्यान रखें कि जैसे ही आपने पौधारोपण किया है तो उसमें थोड़ी बहुत इंजरी आती है, इससे बचने के लिए जो भी फफूंदनाशी दवाई है जिसमें कार्बेंडाजिम हो, उसकी 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मात्रा घोल करके प्रारंभिक अवस्था में ही पिला दें। इसके साथ साथ में दूसरी एक और इसमें समस्या आती है, वो आती है वायरस की। इसमें पत्तियां मुड़ जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है, फलों के आकार छोटे हो जाते हैं। इसमें आप एक ध्यान में रखिए कि एक तो प्रारंभिक अवस्था में पौधे आपके स्वस्थ होने चाहिए। फिर दूसरी चीज यह है कि ये आसपास में जहां पे भी सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है, जैसे बाढ़ पे आपका ये ऑस्ट्रेलियन बबूल लगा हुआ है, तो वहां पे सफेद मक्खी ज्यादा होगी, और वो सफेद मक्खी आपके बगीचे में आती है तो वो रस चूसती है और साथ साथ में वायरस को फैलाती है। तो इसके बचने का पहला उपाय यह है कि बाढ़ जो है आपकी ये जूली फ्लोरा से मुक्त होनी चाहिए। उसके बाद में पपीते को खेत में लाओ तो उसे वायरस नहीं फैलेगा। दूसरी चीज यह है कि जैसे आपको व्हाइट फ्लाई दिखाई दे, आप तुरंत इमिडाक्लोरोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर टंकी में इसका स्प्रे करें, और स्प्रे को आप 7 दिन के अंतर पे 2-3 बार दोहराएं। अगर पौधों में वायरस का प्रकोप हो गया है, उस पौधे को तुरंत खेत से निकाल करके उसको गड्ढे में गाड़ दें, नहीं तो क्या होता है कि उससे मक्खी उड़ करके दूसरे पौधे पे बैठती है तो उसमें फिर वायरस की समस्या आ जाती है। साथ साथ में ही अगर फलों में किसी भी प्रकार का सड़न हो रहा है तो ऐसे में बावस्टीन या जो रीडोमिल, मतलब अपने आप में दोनों प्रकार के M45 और बावस्टीन का जो मिक्सचर वाली जो दवाइयां हैं जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड दोनों पाई जा रही है, आप उनका भी स्प्रे करें ताकि उसमें फलों में सड़न नहीं हो। समय पे जो फल पक जा रहे हैं उनकी तुड़ाई करके बाजार में पैकिंग करके ग्रेडिंग करके भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी आपको प्राप्त हो सके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मछली तथा मछली तालाबों की देखरेख पर जानकारी, करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ETV उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से व्यवसायों के अंतर्गत मत्स्य पालन से बहुत से किसान जुड़े हुए हैं और आशातीत लाभ ले भी रहे हैं। आगे भी आपको इस तालाब से अधिक लाभ मिलता रहे, इसके लिए इन तालाबों की देखरेख किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर GT निगम से। इसके प्रबंधन के बारे में, कैसे तालाब को हम आगे के लिए तैयार करें जिससे मछली पालन का काम शुरू किया जा सके, उसके बारे में बताना चाहते हैं। किसान भाइयों, तालाब 2 प्रकार के होते हैं,
एक तालाब जो पानी जिसमें सूख जाता है और दूसरे प्रकार के तालाब इस समय जिसमें पानी रुका हुआ है। तो ऐसे तालाबों के प्रबंधन के लिए हम ये करेंगे कि पहले इसको तालाब को ये देखें कि इसमें कोई खरपतवार ना हो या इसमें और जो छोटे जो शिकारी मछलियाँ ना हो। तो इसके बाद जो है हम ऐसा करते हैं कि इसमें चूना डाल देते हैं। उसमें चूना की मात्रा जो है 2.5 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा गाढ़ा घोल जो है पूरे तालाब में हम डालेंगे और इसमें भैंस को हिला देंगे या जाल से पूरे तालाब में जैसे मिल जाए और इसमें अम्लता ख़त्म हो जाती है। मछली को ये कैल्शियम का जो तत्व है वो पानी के सहारे मिल जाता है और इस प्रकार से हम जो है मछली पालन के लिए इस तालाब के पानी को शुद्ध कर लेते हैं। दूसरा, इसको 10 दिन के बाद चूना डालने के इसमें कच्चा गोबर जो है 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के दर से इसमें हम घोल बना करके पूरे तालाब में छिड़काव कर देते हैं। इसके 15 दिन बाद हम जो है यूरिया 25 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 25 किलोग्राम और 4 किलोग्राम हम म्यूरेट ऑफ पोटाश लेते हैं। तीनों को इसी तालाब के पानी में घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव कर देते हैं, जिससे इनको प्लवक जो है प्राकृतिक भोजन जो मछलियों का वनस्पति प्लवक और जंत प्लवक तैयार होते हैं जिन्हें मछलियाँ खाती हैं वो तैयार हो जाता है और तब हम मछली डालने की बात करते हैं। और इस मछली डालने में हम ये ध्यान रखें कि हम रोहू, भाकुर, नैन जो देसी प्रजाति की जो बढ़ने वाली मछलियाँ हमारी हैं और विदेशी प्रजाति की जो मछलियाँ सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इसको हम जो है 6 से 10 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 इंच की मछलियों को हम डालते हैं। और इसके अलावा जो है हम इनको चावल का कन और खली भी देते हैं। ये जब मछली के बच्चे हमारे जब डाल देते हैं उससे 2-3 दिन बाद जो है उसको मछलियों को पकाना पड़ता है और परिपूरक आहार के रूप में हम 2% से 3% के बीच में हम मछली के भार के वो चावल का कन और खली जो है प्रतिदिन उनको देंगे। यदि गोले के रूप में खिलाना है तो गोले के रूप में खिलाएं, लेकिन समय का निर्धारण रखें कि सुबह जो है 10 बजे के पहले और शाम को दिन डूबते डूबते ये खिलाएं। इस प्रकार हम 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो है 1 हेक्टेयर के तालाब से हम फायदा कमा सकते हैं। हमारे किसान भाई चाहें तो इसके साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन, सूकर पालन भी काम कर सकते हैं, जिससे उनके विष जो उनकी विष्टा होता है और मलमूत्र होता है वो इसमें खाद के रूप में काम आता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है किशनगंज जिला सीवान से राजकिशोर यादव ने। यह दुधारू पशुओं के आहार में प्रोटीन के महत्व पर जानकारी चाहते हैं।
तो राजकिशोर जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पहला है बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन का जो अर्थ है वो है कि जैसे गाय का पेट है, तो गाय का पेट जो रूमेन जिसको बोलते हैं उसमें जो है वो डिग्रेड हो जाता है। जैसे आप ऑयल केक्स खिलाते हैं, ऑयल केक्स का मतलब जैसे सरसों का खल्ली हो गया, ग्राउंडनट का खल्ली हो गया जिसको मूंगफली का खल्ली बोलते हैं, तीसी का खल्ली हो गया, तो ये सब जब आप खिलाते हैं तो उसके पेट में जा कर के जो है सारा डिग्रेड कर जाता है, मतलब वो पूरा अमोनिया गैस के रूप में बन जाता है, जिसके कारण जो है यूटिलाइजेशन बहुत कम हो पाता है। 20% ही जो है उसमें यूटिलाइज होता है और 80% आपका जो है बर्बाद हो जाता है। इसके कारण जो है आपका गाय भैंस उसको यूज नहीं कर पाता है। तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे तरीके हैं बाईपास प्रोटीन बनाने के, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके फायदे के लिए है वो है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट। आपको मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि आप जो है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें यह है कि आप 500 ml फॉर्मल्डिहाइड 40% वाला ले करके उसमें जो है 50 किलो का सरसों की खल्ली में ग्राइंड करने के बाद उसको मिलाने के बहुत सारे तरीका है। अगर आपके पास छोटा मोटा मशीन है मिलाने वाला तो उससे मिला सकते हैं, जिसको मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है उसको जो है यूं ही जमीन पर के साफ जमीन पर रख करके उसको ठीक ढंग से उसको मिला दें, दाना में मिला दें। जो दाना आप खिलाते हैं जानवरों को डिफरेंट कंपनियों का, उसमें जो है वो उसको मिला दें और मिलाने के बाद जो है उसमें जो है आप खिला सकते हैं। दूसरी बात है कि फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट जो है पहले जो है उसको आप ज़मीन पर रखें, उसके बाद उसको मिलाएं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड डालें। 50 किलो में 500 ml आपको जो है डालना है। डालने के बाद जो है मिक्स करने के बाद उसको जो है बोरी में बंद रखना है। बोरी में बंद रखेंगे कि 7 दिन बंद रखेंगे। 7 दिन बंद रखने के बाद क्या होगा कि उसका जो एमाइनो एसिड है, प्रोटीन में एमाइनो एसिड होता है, जो प्रोटेक्ट हो जाएंगे और उसको जो है बाइंड कर देंगे। जो रूमेन में जा कर के डिग्रेड नहीं होगा वो आंत में जा कर के या एवोमासम जिसको बोलते हैं उसमें जाकर डिग्रेड होगी और आपके गायों के दूध बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है बाछा बाछी होंगे तो उसकी ग्रोथ वृद्धि में मदद करेंगे। इतना खिलाना है, बोरी से निकालिए और आधा किलो उसको गाय को दे दीजिए, फिर बोरी को बंद कर दीजिए ताकि उसमें हवा नहीं लगे। निशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला दरभंगा से कमलेश जी ने। यह गन्ना की फसल में रोग प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने की फसल में जो प्रमुख रोग हैं वो आपका जो लाल गलन है, जिसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है, उकठा रोग है और कंडुआ रोग प्रमुख रूप से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लक्षण हैं इन रोगों के आप देखेंगे तो अगर आपके खेत में लाल गलन नामक रोग लगा हुआ है तो आप गन्ने की बढ़वार आपको रुकी हुई दिखाई देगी। यदि बाहर किसी भी तरह के कीट का कोई प्रकोप आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें। यदि आप उसमें देखेंगे तो तने के अंदर आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों तो मान लें कि ये लाल गलन नामक रोग आपके गन्ने में लगा हुआ है। इसी प्रकार उकठा जो रोग होता है इसमें भी आपको गन्ने की बढ़वार रुकती हुई दिखेगी और पौधा सूखता जाएगा। यदि इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने गन्ने को फाड़ कर देखें तो उसकी जो पोरियों वाला हिस्सा है वो लाल रंग का पड़ा हुआ होता है। पत्तियों की जो भाग हैं वो बीच में जो पत्ती के बीच में मिडरिब या बीच में जो डंडी होती है वो पीले रंग की पड़ जाती है। यदि ये लक्षण किसान भाइयों दिखाई दे रहे हैं तो मान लें कि गन्ने में उकठा नामक रोग का प्रकोप हो रखा है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप चाहें तो कार्बेंडाजिम नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 ग्राम दवाई की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें। यदि आप और दवाई लगाना चाहते हैं तो वे चाहें या फिर बेनलेट 70% WP, इन दोनों में से कोई भी दवाई का 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो रोग से रोकथाम पाई जा सकती है और अन्य पौधों में इस रोग के प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो कंडुआ रोग हमें खेतों में दिखाई देता है, इसमें आप किसान भाई देखते हैं कि बीच की जो गोब है वो काले रंग का पाउडर जैसा जमा हो जाता है उसके ऊपर और गोब मुड़कर कोड़े जैसा आकार ले लेती है। यदि इस प्रकार के लक्षण हमारे किसान भाइयों को दिखाई दे रहे हैं तो वे अपने खेत में प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इस दवाई के छिड़काव के लिए आपको 250 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इस दवाई के छिड़काव के पश्चात कंडुआ रोग से काफ़ी हद तक
निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, कंडवा रोग यदि आपके खेत में लगा है तो आपको सावधानी ये रखनी है कि उसके जो प्रभावित पौधे हैं वो खेत में ना रह पाएं, और उन्हें उखाड़ते वक्त विशेष सावधानी ये रखनी है कि हवा के प्रभाव से उनका जो पाउडर है काले रंग का, जिन्हें हम स्पोर मास कहते हैं, वो अन्य पौधों पर ना पहुंचने पाए। इसके लिए कोशिश ये करें कि हमेशा किसी कपड़े से ढककर गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग को काट लें और उसे खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। इस प्रकार से आप विभिन्न रोगों के विरुद्ध गन्ने की फसल में रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात से पूर्व जो भी नाइट्रोजन खाद की मात्रा बची हुई है उसे किसान भाई प्रयोग कर लें। इसके अलावा अन्य जो प्रबंधन की विधियां हैं उसमें किसान भाई गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं और बंधाई का काम कर सकते हैं। बंधाई से ये आपको लाभ होगा कि एक तो आपका गन्ना गिरता नहीं है, दूसरा जिस भी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदीनाशी दवाइयों का हम अपने खेतों में छिड़काव करना चाहते हैं तो उस छिड़काव के लिए हमें उचित माध्यम और रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार से किसी भी फसल सुरक्षा माध्यम का प्रयोग करने में हमें आसानी रहती है और हम आराम से अपने खेत का प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बरसात के मौसम में मधुबाक्सों एवं मधुमक्खियों की देखरेख पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।